बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 11 नवंबर है, दिन है मंगल का और साल 2025। प्रोग्राम की ख़बरों से ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले जो एक अफसोसनाक ख़बर है, मुस्लिम नवाज़ के सेनेटर इरफान सदीकी साहब का जो इंतकाल हुआ है। अलील थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे। कल जब 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से मंजूर हो रही थी तो अलालत के बायस वो इस तरमीम में अपना वोट भी कास्ट नहीं कर पाए थे। लेकिन रात गए इरफान सदीकी साहब का इंतकाल हुआ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और हमारी दुआ होगी कि अल्लाह ताला इरफान सदीकी साहब की मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके जो वर्सा हैं, जो सोगवारान उन्होंने अपने पीछे छोड़े हैं, उन्हें ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत और इस्तकामत अता फ़रमाए। आज मंगल का दिन है, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा, तारीख़ भी आपको बताई। आप जानते हैं कि मंगल का दिन बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकातों का दिन होता है, विजिटर डे होता है। तो नाज़रीन, जो फ़हरिस्त जमा करवाई गई है अडयाला जेल के इंतज़ामिया को, इस फ़हरिस्त के मुताबिक आज अडयाला जेल में सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली ज़फ़र, फ़ैसल मलिक, अली ज़मान और इरफान सदीकी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकातियों की फ़हरिस्त में उनका नाम शामिल है और 2 बजे का वक्त जो है वो बताया गया है मुलाकात के लिए। तो देखते हैं किसकी कब और कैसे मुलाकात होती है। और 27वीं आईनी तरमीम जो कि सेनेट से मंजूर हो चुकी है, अगर किसी की मुलाकात हुई वो इस पर भी जाके खान साहब को जो डेवलपमेंट्स हैं उनसे मुतल्लिक खान साहब को आगाह करेगा। लेकिन नाज़रीन, जो सेनेट से तो पास हो गई 27वीं आईनी तरमीम, अब इसको आज माफ़ कीजिएगा, आज कौमी असम्बली के ऐवान में पेश किया जाएगा और जो टाइम बताया गया है, वक्त बताया गया है, वो 11 बजे का बताया गया है। और कल जो सूरत हाल सेनेट के ऐवान में हुई कि 11 बजे सेनेट का इजलास शुरू होना था, लेकिन वो इतनी ताख़ीर से शुरू हुआ कि शाम हो गई, अंधेरे जो है वो ढलना शुरू हो गए। उसकी वजह क्या थी कि 2 जो सेनेटर थे, एक इरफान सदीकी साहब जिनका रात इंतकाल हुआ है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, और दूसरे सेनेटर जो हुकूमत को एक्सपेक्टेड था कि जो नेशनल पार्टी है बलूचिस्तान की, उनके जो बलीदी साहब सेनेटर हैं वो वोट करेंगे। तो ये 2 वोट कम पड़ने की वजह से फिर हुकूमत को अपने जो मतलूबा तादाद है 2/3 का मैजिक नंबर पूरा करने के लिए, उसके लिए फिर तगोदो करना पड़े। तो 3 सेनेटर जो है वो बताया गया कि फिर मतलब वो हुकूमत के डिस्पोजल पे थे। एक JUI के अहमद ख़ान साहब। अब अहमद ख़ान साहब जिन्होंने वोट किया है 27वीं आईनी तरमीम पर, इस पर उन्हें पार्टी से निकालने का एलामिया जारी कर दिया गया है। और दूसरी तरफ जो PTI के जो सेनेटर थे सैफुल्लाह अबड़ो, उन्होंने जब ये वोट पोल किया और सेनेट में तरमीम का प्रोसेस मुकम्मल हुआ, तो सैफुल्लाह अबड़ो साहब ने सेनेट के ऐवान में खिताब करते हुए कहा कि उन्हें कौमी मफाद में वोट दिया है। फील्ड मार्शल की वजह से सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा कि मैंने ये वोट किया है और मेरे अगर इस फैसले से मेरी पार्टी का इख्तलाफ है तो मैं इसकी कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ, और उन्होंने अपनी सीट से मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया। अब जो सैफुल्लाह अबड़ो साहब हैं जिन्होंने कल सेनेट के ऐवान में ठहर के अपना इस्तीफ़ा भी पेश कर दिया, आप जानते हैं कि वो सिंध असम्बली से PTI के टिकट पे सेनेटर मुंतखब हुए थे। अब दोबारा जैसे चेयरमैन सेनेट ने उनसे कहा कि दोबारा सेनेटर बनवा देंगे, तो सिंध असम्बली में तो पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी है वहाँ पे। बड़ी आसानी के साथ सैफुल्लाह अबड़ो अब पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के साथ पीपल्स पार्टी में शामिल होते हैं, पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं होते, लेकिन उनकी सपोर्ट से दोबारा सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे, जैसे चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी कहा। और इसके साथ साथ जो अहमद ख़ान साहब ने, मौलाना साहब के सेनेटर ने जो वोट पोल किया है, उनके खिलाफ, जैसे मैंने अब से कुछ देर पहले आपको बताया कि उन्हें पार्टी से निकालने का JUI फ़े ने जो है वो एलामिया जारी कर दिया है। लेकिन जब नाज़रीन एलामिया जारी हुआ तो सवाल ये पैदा हुआ कि सिर्फ एलामिया ही क्यों, इनके खिलाफ तो एलामिया से पहले मौलाना फजल रहमान साहब की जमात को जो है वो रेफरेंस लाना चाहिए था बरतरफी का। आर्टिकल 63A के तहत वो डिफेक्टर हो गए हैं, उन्होंने पार्टी पॉलिसी को फॉलो नहीं किया है। तो ये सिर्फ एलामिया जारी करके ये बता देना कि हमने सेनेटर अहमद ख़ान को पार्टी से निकाल दिया है, ये तो ऐसे ही है कि जैसे आप उनके वोट डालने के बावजूद भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। लेकिन नाज़रीन, अगर उस पूरे एलामिया को देखा जाए तो उसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया है, ये तासुर जो लिया गया अलग से है,
उसमें JOE-FA ने वाज़ेह तौर पे कहा कि फ़ौरी तौर पे अपने ओहदे से जनाब अहमद ख़ान साहब मुस्तफ़ी हो जाएं, बसूरत दीगर उनके ख़िलाफ़ जो बरतरफी का रेफरेंस है आर्टिकल 63A का, वो इलेक्शन कमीशन में फ़ाइल किया जाएगा। तो जहां उन्हें पार्टी से निकालने का फ़ौरी तौर पे एलामिया जारी किया गया, वहीं उनको मुतनब्बे यानी वार्निंग भी जारी कर दी गई है कि आप फ़ौरी तौर पे या तो ख़ुद मुस्तफ़ी हो जाएं, नहीं तो फिर डिफेक्टर की कार्रवाई का आपको इलेक्शन कमीशन में सामना करना पड़ेगा। तो देखते हैं, अहमद ख़ान साहब जो है वो बलूचिस्तान से सेनेटर मुंतखब हुए थे। मेरे ख्याल से, अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है, तो दोबारा से फिर पीपल्स पार्टी नून लीग की वहाँ पे मेजॉरिटी है, अहमद ख़ान साहब वहाँ से दोबारा सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा। इसी तरीके से नाज़रीन, कल जब ये सेनेटर सैफुल्लाह अब्दुल्ला साहब टूट के जब 27वीं आईनी तरमीम में वोट कर रहे थे, तो सोशल मीडिया पे एक इल्ज़ाम जो है बैरिस्टर गौहर साहब को दिया गया कि उनकी सहूलतकारी, अब सहूलतकारी का इंप्रेशन या तासुर या इल्ज़ाम क्या है कि नाअहली थी, इनकी काहली थी, गैर जिम्मेदारी थी कि अपने पार्टी के लोगों को ये कंट्रोल नहीं कर सके। बैरिस्टर गौहर साहब को जो है फौरी तौर पे चेयरमैन के ओहदे से हटा देना चाहिए। देखें, जो लोग कहते हैं ना कि बैरिस्टर गौहर साहब को चेयरमैन के ओहदे से हटा दें, बैरिस्टर गौहर है तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है। आज अगर बैरिस्टर गौहर साहब खुद से इनके मुतालबे पे नहीं, या चले इनके मुतालबे पे या खुद रजा कराना तौर पे तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप से रिज़ाइन कर दें, तो तहरीक इंसाफ बतौर पॉलिटिकल पार्टी वैसे ख़त्म हो जाएगी। कानून के मुताबिक जो PTI ने अपना कानून बना रखा है कि चेयरमैन है तो पार्टी है, चेयरमैन नहीं है तो पार्टी ख़त्म है। अब जो इल्ज़ाम बैरिस्टर गौहर साहब पे लगाते हैं कि इनकी सहूलतकारी या इनकी गफलत की वजह से वोट टूट जाते हैं, सैफुल्लाह अब्दुल्ला ने जाके 27वीं आईनी तरमीम में वोट पोल कर दिया है, वो ज़रा तहरीक इंसाफ का जो कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको पढ़ लें। पार्टी के जो मामलात का जो कंट्रोल है या जो संभालने की जिम्मेदारी है वो सेक्रेटरी जनरल की है, लेकिन चूंकि हमने पढ़ना वढ़ना नहीं है, भाई कानून क्या कहता है, तहरीक इंसाफ का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हमें चूंकि बैरिस्टर गौहर अच्छा नहीं लगता था, हम उस पर इल्ज़ाम लगा देंगे। बैरिस्टर गौहर वाहिद आदमी है गंडापुर के बाद जिन्होंने भरपूर कोशिश की है बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए, बाकियों ने सिर्फ बढ़के मारी हैं, मौला जट वाली, नूरी नत वाली, जो काम अगर करने की कोशिश की है, लेकिन चूंकि पूरा मैंडेट ना बैरिस्टर गौहर को कभी मिला, ना अली मेन गंडापुर को मिल सका, तो बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई से मुतल्लिक जो कोशिशें थी, मैं आपके साथ फैक्चुअल जो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पे कानून की बात नहीं हो रही, कानून क्या कहता है, खान साहब की रिहाई कैसे होगी, वो बहस अलग से है। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने और गंडापुर साहब ने बड़ी संजीदा कोशिश की है बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए, और रास्ता निकालने के करीब भी पहुंच जाते थे, लेकिन ऊपर से खुदकुश हमला या तो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान कर देते थे या पार्टी के लोग कर देते थे। इसके अलावा नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम की चूँकि हम चर्चा कर रहे हैं, तो 27वीं आईनी तरमीम का तो ड्राफ्ट, जैसे मैंने कहा कि आज कौमी असम्बली में पेश कर दिया जाएगा, और देखते हैं कि इजलास 11 बजे शुरू होता है, 11 बजे से ताख़ीर का शिकार होता है, लेकिन वहाँ पे हुकूमत को नंबर गेम का प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे 13 से 14 वोट जो है इस 27वीं आईनी तरमीम को मसवदे को पास कराने के लिए हुकूमत के पास मौजूद हैं, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम के साथ 28वीं आईनी तरमीम का बिगल भी बच गया है। अब 28वीं आईनी तरमीम में बताया जा रहा है कि उसमें सेहत, आबादी, बलदियाती इंतखाबात, लोकल गवर्नमेंट, इस तरह के जो मामलात हैं जिन पे इत्तफाक़ राय 27वीं आईनी तरमीम में नहीं हो सका है, उन चीज़ों को 28वीं आईनी तरमीम में इत्तफाक़ राय के साथ, कंसेंसस के साथ लाया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट्स के बतन से निकल के फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी है इस आईनी तरमीम के नतीजे में, क्योंकि दो इख्तियार थे सुप्रीम कोर्ट के, एक सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का था, एक सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार एपलेट ज्यूरिसडिक्शन का था। तो एपलेट ज्यूरिसडिक्शन की सुप्रीम कोर्ट तो मौजूद रहेगी। जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म किया जा रहा है, नाज़रीन झूठ और गलत बयानी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तौर पर अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट मौजूद रहेगी, लेकिन उसका जो अख्तियार है वो सिर्फ एपलेट ज्यूरिसडिक्शन तक महदूद कर दिया गया है। जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन था, जो आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्तें आती थीं, आर्टिकल 184(3) को ख़त्म करके वो अख्तियार अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दिया गया है। इन दो कोर्ट्स को अलग अलग किया गया है, किसी कोर्ट को ख़त्म नहीं किया गया। अब कल जैसे फैसल सदीकी साहब ने बतौर लॉयर और कुछ वकला के सिग्नेचर करके, साबिक जजेस के सिग्नेचर करके लेटर भिजवाया या अफरीदी साहब को कि फुल कोर्ट का इजलास बुलाएं, इसी तरीके से मंसूर शाह साहब ने भी लेटर लिखा कि
आप फुल कोर्ट इजलास बुलाएं, आप जजेस का कन्वेंशन बुलाएं। ये जो पार्लिमानी मतलब तरमीम जो होने जा रही है आइनी अदालत के क़याम के लिए, ये कैसे जजेस से इज्तिमाई तौर पे मुशावरत के बगैर हुकूमत कैसे कर सकती है। तो अब एक और लेटर जो है वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को लिखा गया है। ये नाज़िन लेटर लिखा गया है जो इंटर्नशिप पे जो लॉ क्लर्क्स आते हैं जजेस के पास, या जिन नए जो वकला होते हैं, बैरिस्टर होते हैं नौजवान, वो जब इंटर्नशिप के लिए बतौर लॉ क्लर्क हायर किए जाते हैं उनकी तरफ से, जिनकी तादाद 28 है, जो लेटर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को लिखा गया है, 28 साबिक लॉ क्लर्क ने ये लेटर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को लिखा है, जिसमें यह कहा गया है कि आप 27वीं आईनी तरमीम के मामले पे फौरी तौर पे फुल कोर्ट बुलाएं। और लेटर में कहा गया है कि इस वक्त जो अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट है, उसे 2007 से भी ज़्यादा ख़तरात लाहक हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के सरबराह हैं और अगर आप सुप्रीम कोर्ट का दिफा करेंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट के डिफेंडर के तौर पे जाने जाएंगे। अभी यहाँ पे नाज़रीन जितनी बहस होती है वो बहस अपनी जगह पे, चीज़ तो मैं आपके साथ एक और शेयर करने लगा था, लेकिन प्रोग्राम लंबा होने की वजह से मैंने खामोशी अख्तियार करता हूँ, लेकिन मैं शेयर ज़रूर करूँगा आपके साथ। बड़ी अहम डिबेट है। नुक्ता मैं आपको बता देता हूँ। जो लोग कहते हैं कि ये तो मखसूस नशीसें तहरीक इंसाफ की थी, क्या नहीं, इस पर भी हम हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। जैसे हामिद मीर साहब की हमने बात की ना कि हक़ाइक़ क्या हैं, बता दें कहाँ पे काजी फ़ाइज़ साहब ने आइन और कानून की धज्जियाँ बिखेरी हैं, तो यहाँ पर भी हक़ाइक़ आपके सामने रख देंगे। लेकिन नाज़रीन, सदर साहब ने तो इस्तिस्ना ले लिया ताहयात का, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने इस्तिस्ना नहीं लिया, लेने से इनकार कर दिया, जिस पर एमल वली ख़ान ने यह कहा कि वो उन्हें ऐसे वज़ीर आज़म पे फ़ख्र है जिसने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया। ये अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह के रहनुमा एमल वली ख़ान कह रहे हैं। और अच्छी बात है, मैं तो जो सदर पाकिस्तान को इस्तिस्ना दिया गया, अगर उसमें क्लैरिटी आ जाए कि अगर सदर पाकिस्तान के ओहदे से हटने के बाद कोई अगर फ़ौजदारी कोई जुर्म सरजद होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई, यानी कोई किसी बंदे का कत्ल हो जाए, और वो सदर कोई भी हो सकता है, मैं ज़रदारी साहब की बात नहीं कर रहा, किसी का सर फाड़ दिया जाए, किसी को अगवा कर लिया जाए, तो क्या इन मामलात में फिर सदर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकेगी? ये जो पिछले केसेस हैं, अब वो माजी के केसेस हैं, इस्तिस्ना का आज से आगाज़ हुआ है, वो माजी के केसेस कैसे बंद हो सकते हैं? ये मेरा एक सवाल है, इसकी क्लैरिटी आ जानी चाहिए। गो कि मेरा ये मौक़िफ़ है कि जो केसेस बने हैं अपने आसिफ अली ज़रदारी साहब के खिलाफ, उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। वो केसेस लड़ के अगर ख़त्म करवाए जाएँ तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। अब नाज़रीन आ जाते हैं पाक अफ़गान मुज़ाकरात के हवाले से, और भारत के शहर न्यू दिल्ली में जो एक वहाँ पे धमाका हुआ है उसकी भी हम बात करेंगे। अब पाक अफ़गान मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ तो वज़ीर दिफ़ा ख़वाजा आसिफ साहब ने कह दिया है कि दोस्त ममालिक के कहने पर हमारे दोबारा भी अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ तुर्की ने अपने वज़ीर ख़ारजा, अपने वज़ीर दाखिला, अपनी उनकी जो तुर्की की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके सरबराह को पाक अफ़गान जो तनाज़ा है, पाक अफ़गान जो कशीदगी है, उसको कम करने के लिए पाकिस्तान भिजवाने का फ़ैसला किया है। अच्छा, इसी दौरान जो एक डेवलपमेंट हुई है, जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है वो ये है कि फितना ख़वारिज ने वाना में जो कैडेट कॉलेज था उसको निशाना बनाया है। वाना कैडेट कॉलेज में दहशत गर्दों ने दाखिल होने की कोशिश की, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो नाकाम बना दिया। मरकज़ी जो दरवाज़ा था उसे ब्लास्ट के साथ जो है वो मनहदम कर दिया गया। अब पाकिस्तान ने ये पैगाम तो दिया है ISPR ने कि जो दहशत गर्दों की क़यादत है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का, जो कि अफ़गानिस्तान में मौजूद है, हम हक़ जो है वो महफूज रखते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, इंडियन कैपिटल में जो ब्लास्ट हुआ है न्यू दिल्ली में, रेड फोर्ट के करीब, मेट्रो स्टेशन के करीब, जिसमें 9 अफराद जो है वो हलाक हुए हैं और 20 की ज़ख्मी होने की इतलात बताई जाती हैं। अब इसमें भी पहले जो इंडिया का अपना अखबार है हिंदुस्तान टाइम, उसमें उन्होंने पुलिस को कोट करके लिखा कि ये कोई ऐसा ब्लास्ट नहीं था जिसको सुसाइड अटैक जो है वो कहा जाए, बल्कि ये गाड़ी का सिलेंडर फटा है, बज़ाहिर ऐसा लगता है, क्योंकि ना तो जिस जगह पे गाड़ी में ये हुआ है वहाँ पे कोई घड़ा देखा गया है, ना ही बाल बेरिंग जो है जो होते हैं जो छरे होते हैं उससे किसी को नुकसान पहुँचा है। लेकिन उसके बाद अब खदशा ये है कि ये पहलगाम जैसा दूसरा एक वाक़या या जवाज़ बना के पाकिस्तान के ऊपर कहीं जो इंडिया है उनकी तरफ से इल्ज़ाम जो है वो ना लगा दिया जाए, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि ये गाड़ी जो एनी शाहिद ने वहाँ पे बताया था कि मारुति गाड़ी थी जिसमें ये हुआ है ब्लास्ट,
और 4 लाशें उसमें जली हुई। उसने कहा जी मैंने खुद देखी हैं, लेकिन अब उसको हुंडई बना के पेश किया जा रहा है। और उस गाड़ी को लेके जो बाद में मज़ीद डिटेल सामने आई हैं, जो कि क्वेश्चन की जा रही हैं कि फरीदाबाद के टेरर नेटवर्क्स का जो है वो हिस्सा थे। 3 घंटे गाड़ी जो है वो पार्किंग स्लॉट में जो है वो खड़ी रही, और ये गाड़ी ओरिजिनली जो है वो सलमान नामी शख्स ने ख़रीदी थी। उसके बाद उसने जब पता सलमान से किया गया, उसने कहा जी मैंने तारिक को सोल्ड कर दी थी, और अब ये कहा जा रहा है कि तारिक ने आगे नदीम को फ़रोख्त कर दी थी। लेकिन बहरहाल इंडियन जो मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने आज इस मामले पे आला सतह का इजलास बुला रखा है, लेकिन कोई बात नहीं कि इस वाक़े को जवाज़ बना के फिर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा के इंडियन सरकार जो है वह पाकिस्तान पे जारियत की कोशिश करे। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।